नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हेलोजिनेशन की तरफ। क्या हो गया? नेक्स्ट हमारे सामने रहेगी थर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? थर्ड, दैट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब समझ में आ गया है ना, कि कोई ग्रुप जब लगा हो तो किस प्रकार से हमें रिएक्शंस करवानी पड़ेंगी। चलिए, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। देखिए, सबसे पहले जो हमने स्टार्टिंग में कुछ बातें लिखी थी, हम उसको दोबारा से लिखना चाहेंगे। ये हमारे सामने है बेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसमें CCl4 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट ए सॉल्वेंट। तो ये बेंजीन रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। हालांकि एल्किन्स पर हेलोजन की रिएक्शन हो जाती थी और विसिनल डाइब्रोमाइड बनते थे, यहां रिएक्शन नहीं होती। बेंजीन ने Br2 के रेडिश ब्राउन कलर को भी डिसअपियर नहीं किया था, याद है कि नहीं है? उसके एरोमेटिक कैरेक्टर की वजह से। फिर अगर अपन बात करें, इसी रिएक्शन को जब हम करवाते हैं किसके साथ? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो रिएक्शन हो जाती है। और रिएक्शन के होने का कुछ अंदाज इस प्रकार से रहता है, आप समझ पा रहे होंगे कि इसने अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को क्या रखा है? से। तो ये तो सर क्लियर हो गया कि बेंजीन जो रिएक्शन करता है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। तो फिर ये यहां भी तो कर सकता था इस रिएक्शन। कहां पर? यहां पर भी। भाई हम मान लेते हैं कि एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, हम ये बनाने की सोच नहीं रहे थे। कौन से वाला? ये वाला, कि डबल बॉन्ड पर क्या जोड़ दें? Br Br। हमें पता है ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर Fe नहीं होता तो फिर ये रिएक्शन क्यों नहीं होती? ये वाली तो हो जाती कम से कम। मतलब Fe का कोई ना कोई क्या है इसमें रोल, या फिर आप यहां पर FeBr3 भी ले सकते हो। ये बातें हमें समझनी है, जो कि हमें क्लियर यहां पर नहीं है। एक और हमने कंफ्यूजन चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख के छोड़े थे, अगर आपको याद हो तो। ये हमारे सामने कौन है? टोलिन। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी किसके साथ? Br2 के साथ, डार्क में, तो इसने फिर से रिएक्शन करने से क्या कर दिया था? मना। ऐसा नहीं है कि डार्क में एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगे तो रिएक्शन कैसे नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। फिर अगर अपन वही रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ डार्क में ही, बस आप केवल और केवल क्या लेकर आ जाओ? Fe ला सकते हो या FeBr3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिएक्शन जो है वो आपकी होनी स्टार्ट हो गई थी। रिएक्शन जो आपकी है वो होनी स्टार्ट हो गई थी। Br जाकर जुड़ गया ऑर्थो पर और Br जाकर जुड़ गया पैरा पर। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि CH3+H वाला है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन सारी कंडीशन यहां भी सेम थी। बस Fe आया और रिएक्शन होने लग गई, और Fe नहीं था तो रिएक्शन नहीं होने लगी। चलिए, एक और कंफ्यूजन हमारे सामने था जब हम रिएक्शन करवाते थे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H nu, या फिर हम क्या ले सकते थे? H nu की जगह क्या ले सकते थे? लाइट, अगर आपको याद हो तो उस टाइम पर भी रिएक्शन हुई थी, लेकिन रिएक्शन के होने का अंदाज एकदम अलग था। बेंजीन पर रिएक्शन ना होकर एल्काइल ग्रुप पर रिएक्शन हुई थी। देखिए, आज की क्लास में ये कंफ्यूजन क्लियर होगा, आज की क्लास में ये दोनों भी कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे? क्लियर। बट ये बचा रहेगा, ये एल्केन वाले चैप्टर में जाकर हमारा क्या होगा? क्लियर। तो जो चीजें हमने स्टार्टिंग में लिखी थी उसमें से अब मैक्सिमम चीजें आज हमारी क्लियर होने वाले हैं, और कुछ कंफ्यूजन जो बचेंगे वो आगे क्लियर करेंगे। जब आगे ये वाले रिएक्शन पढ़ाऊंगा, ये वाली, तो इन रिएक्शंस को भी वापस लेके आऊंगा, सो दैट हम कंपेयर कर सकें। क्लियर? तो जल्दी से इसको निपटाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी निपटा देंगे। ऑनलाइन वालों को सबको गुड मॉर्निंग। नहीं, आजकल वो साइलेंट है, गुरु नहीं बोलता कुछ। क्या हो? क्या हो गया? करता है लेकिन साइलेंट है, डन लिख दिया उसने। उसने माफी मांग ली है, सार्वजनिक तौर पर नहीं मांगी है। ठीक है, मास्टर तो मैं जान गया।
कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। निपटा दिया है क्या? चलिए, तो अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं है, अभी हम समझेंगे। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इसका क्या काम है। देखिए, हमने अभी तक पीछे किसी भी रिएक्शन में जुगाड़ नहीं लगाया, और अगर हमने रिएक्शन में जुगाड़ नहीं लगाया तो अब यहां पर हमें गजब की क्लियरिटी आने वाली है। अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ही जुगाड़ से बातें करने लग जाता तो मामला सुलझ जाता। एक चीज को आसान बनाऊंगा तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक टफ बन जाएगी, और उसका सही मतलब भी समझ में नहीं आएगा। निपटा दिया है क्या? ऑर्थो एंड पैरा में से मेजर कौन सा होना चाहिए? पैरा। कुछ ही जगह पर ऑर्थो जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। निपटा दिया है। चलिए, अब ध्यान से सुनेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आएंगी। हम बात करेंगे इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म कौन से रिएक्शन का पढ़ेंगे हम? ये वाले। जब बेंजीन के रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हैं? Br2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो बनता है ब्रोमो बेंजीन। H हटकर यहां पर कौन लग जाता है? Br। इसका हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, क्लियरिटी हमें यहां पर दिखाई देगी। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं एल्कीन की, ध्यान से सुनना, किसकी? एल्कीन की। किसके साथ? Br2 के साथ। तुम आप जानते हैं मैंने इसको कभी भी Br प्लस और Br माइनस में नहीं तोड़ा। इनफैक्ट ये टूटता ही नहीं है। जो तोड़ते हैं वो जुगाड़ से चलते हैं। किससे चलते हैं? जुगाड़ से। तो उस टाइम पर तो बच्चों को लगता है कि वाह मजा आ गया, सारी चीजें क्या हो रही हैं? क्लियर। लेकिन फिर बाद में वो निपटने लगता है, क्योंकि अब दो स्टेटमेंट का आ चुका है। किसका आ चुका है? स्टेटमेंट। तो मैंने बताया था कि एल्कीन के कांटेक्ट में आने की वजह से यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जो Br के बीच का बॉन्ड है उसको कौन ब्रेक करता है? एल्कीन। कौन ब्रेक करता है? एल्कीन। ये इसको अपना पाई इलेक्ट्रॉन देता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। आप जानते हैं कि यहां पर फॉर्मेशन हो जाती थी किसकी? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल जो आपका है वो लोन पेयर कंटेनिंग। बस हमें तो यहीं तक जाना है। लेकिन यही रिएक्शन जब हम बेंजीन के साथ करवाते हैं तो देखिए, बेंजीन के अंदर भी तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। बेंजीन के अंदर भी तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। लेकिन ये रिएक्शन नहीं कर पाता। कारण क्या है? कारण ये है कि बेंजीन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी से कम है। ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। या ये कह सकते हो कि Br2 एक इतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर ले। तो यहां पर नो रिएक्शन बोलते हैं हम, और आप जानते हैं नो रिएक्शन का मतलब वास्तव में नो रिएक्शन नहीं होता है, मतलब रिएक्शन बहुत ही स्लो हुआ होगा। आप जानते हैं बेंजीन के साथ जो रिएक्शन करता है वो प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, जैसे NO2 प्लस। जैसे अगर अपन बात करना चाहें SO3H प्लस, तो हमें Br2 नहीं, हमें Br प्लस चाहिए, तभी जाकर रिएक्शन होगी। तो अब आप समझिए कि ये जो Fe है इसका क्या रोल है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रहने वाला है। सबसे पहले Fe और Br2 के बीच में रिएक्शन होगी। ये IOC की रिएक्शन है, या तो आप पढ़ चुके हैं या फिर आप पढ़ेंगे। दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? FeBr3। क्लियर? FeBr3 विच इज ए लुइस एसिड। ये एक लुइस एसिड है जिसमें आपका आयरन जो है Fe विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे सामने बन जाएगा। अब देखो, कई रिएक्शंस के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? ओब्लिक में लिखा हुआ है Fe दे दे या FeBr3 दे दे, एक ही बात है। अगर Fe दिया हुआ है तो रिएक्शन में ही FeBr3 बन जाएगा विच इज लुइस एसिड, और सीधा FeBr3 दिया हुआ है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब FeBr3 के अंदर जो Fe है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं एंड दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। और आप जानते हैं Br2 का नेचर, ये किसकी तरह काम करेगा? लुइस बेस की तरह, बिकॉज इट हैज लोन पेयर विद कंप्लीट
ऑक्टेट। तो बेटा ये किसका काम कर रहा है? लुईस एसिड। और ये किसका काम कर रहा है? लुईस बेस। तो बताइए इनमें एसिड बेस रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? हु विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स? Fe। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन्स मांग लेगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स मांगे तो बताइए एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आता है? तोड़ देगा पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए। और रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? FeBr4 माइनस। और साथ में कौन बन जाएगा? Br प्लस। इसका मतलब आप समझे कि Fe या FeBr3 का रोल क्या है? Br2 को Br प्लस में तोड़ना, Br2 को Br प्लस में तोड़ना। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो जुगाड़ से इसको ऐसे लिख देते हैं Br प्लस और Br माइनस। तो Br प्लस अगर पहले सही है तो ये क्या खूबसूरती के लिए ली गई चीज है क्या? Fe। इसका क्या मतलब है? तो बच्चा कभी जीवन में समझ ही नहीं पाएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ Fe। Fe ने ही Br2 को तोड़ा है। नाउ Br प्लस इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विच कैन रिएक्ट विद बेंजीन। अब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या ये कह सकते हो कि अब बेंजीन को ये बॉन्ड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। किसने तोड़ दिया है ये बॉन्ड? FeBr3 ने। अब बताइए आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? बेंजीन के साथ रिएक्शन। और अभी तक आप बेंजीन का नेचर जान चुके होंगे। बेंजीन का कैसा नेचर है? न्यूक्लियोफाइल। ऐसे रिएक्शन करता है कि अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को लॉस नहीं करने देता। ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा तो बताइए Br आके जुड़ेगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? कार्बोकेटायन। और अगले ही स्टेप में ये किसको बाहर निकाल देगा? H प्लस। और अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर लेगा? गेन। तो यहां पर जो आपके सामने है FeBr4 माइनस, वो यहां से इस H को ले लेगा और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड। तो बताइए रिंग ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लिया कि नहीं कर लिया? तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। जब यहां से आएगा H तो बन जाएगा HBr और साथ में क्या बनेगा? FeBr3। तो FeBr3 तो रिएक्शन में किसका काम कर रहा है? कैटालिस्ट का। नो रिएक्शन का मतलब ये नहीं था कि रिएक्शन नहीं हो रही थी, रिएक्शन बहुत ही स्लो हो रही थी। FeBr3 ने आके रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया, दैट्स इट। और कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आगे हमारे सामने रिएक्शंस आएंगी तो हमें पता इन दोनों की मदद से क्या बनेगा? Br प्लस, जो कि H प्लस को हटा के लग जाएगा। खत्म होगी रिएक्शन। क्लियर? छापेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या हमें FeBr3 ही चाहिए या कोई और लुईस एसिड भी काम कर सकता है? कोई भी कर देगा, हमें क्या मतलब है? हमें तो बस बॉन्ड तोड़कर मिलना चाहिए, लुईस एसिड होना चाहिए। FeBr3 हो, FeCl3 हो या AlCl3 हो, हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता उससे। अब समझ आ रहा है कि इसके आने से रिएक्शंस क्यों होने लगी? एल्किन के लिए जरूरत नहीं थी। एल्किन पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है। बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्किन से कम होती है बिकॉज उसके पाई बॉन्ड एरोमेटिसिटी में। बता दिए हो क्या? तो हमें पूरा मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं Br प्लस बनेगा, H को हटाकर लग जाएगा। कोई ग्रुप लगा होगा तो उसके हिसाब से H को लगा देंगे, हटा देंगे मतलब। प्लस H प्लस R प्लस आई वाला है तो ऑर्थो पैरा का H हटाएंगे, माइनस R वाला है तो मेटा का H हटाएंगे। अल्काइन की सॉल्यूशन भी मिल गए ना शायद आपको? उसमें एक क्वेश्चन के आंसर में करेक्शन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी करना नहीं है जिसमें प्रोक्साइड नीचे लिखा हुआ है। तो प्रोक्साइड इफेक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। तो जब पढ़ेंगे तब वो क्वेश्चन हो जाएगा।
बेंजीन वाले भी ELP जो है वो तैयार हो गई है, लेकिन पहले इसको अपन फिनिश कर लेते हैं। आज में मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं, एल्किन वाले और एल्काइन वाले। तो कोशिश करना बिना नोटबुक देखे ही क्वेश्चंस कर पाओ। नहीं बन रहा है तो फिर तो नोटबुक देखनी ही पड़ेगी, बट कोशिश करना बिना देखे कर पाओ। निपटा दिया है क्या? लिखिए, फिर स्टार लगाकर लिख दीजिए। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? H हटाकर X लगाना। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन is carried out, halogenation of benzene is carried out in the presence of Lewis acid, in the presence of Lewis acid, like anhydrous, FeCl3, like anhydrous FeCl3, comma FeBr3, or AlCl3, FeCl3, FeBr3, AlCl3, these all are Lewis acids। एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, उसको भी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसीलिए डाइमर की फॉर्म में रहता है। वो बताया होगा आपको आरडी सर ने। AlCl3 का क्या बनता है? डाइमर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन, फ्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन fluorination of benzene is explosive. Fluorination of benzene is explosive due to high reactivity of F2. Fluorination of benzene is explosive due to high reactivity of F2. फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है। याद कीजिए हमने एल्किन के साथ भी F2 की रिएक्शन नहीं करवाई थी, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट लिखेंगे आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। F2 और I2 अपने आप हट जाते रिएक्शंस में से, दो ही बचेंगे, Cl2 और Br2, ये दोनों गायब हो जाएंगे। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज रिवर्सिबल due to the formation of HI, due to the formation of HI, ब्रैकेट में लिखो which is reducing agent, ब्रैकेट में लिखेंगे which is reducing agent, which is reducing agent। इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, iodination of benzene, iodination of benzene is carried out, iodination of benzene is carried out in the presence of oxidizing agent, iodination of benzene is carried out, iodination of benzene is carried out in the presence of oxidizing agent like HNO3, like HNO3 or HiO4 or HiO4 in the presence of oxidizing agent like HNO3 और HiO4। क्लियर? रुकेंगे और सुनेंगे। देखो F2 रिएक्शन से कहां हो गया है? बाहर। I2 भी रिएक्शन से क्या हो गया है? बाहर। कभी इसका जिक्र नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता आपसे कि बताइए आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? I2 के साथ। ये हमारे सामने है बेंजीन और कौन है? I2। तो आपको जो रिएक्शन है वो करवानी पड़ेगी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, लाइक
HNO3, या फिर किसका इस्तेमाल कर सकते हो, HiO4। इनका इन दोनों का रोल अलग भी होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। तो जितनी एनसीईआरटी बात करती है हम उतनी ही बात करेंगे। तो अगर रिएक्शन हुई तो बताओ यहां से बेंजीन से कौन हटेगा, H, और कौन लगेगा, I। आप बताइए कितने I थे, 2। तो जो H हटा और I हटा उससे क्या बनेगा, HI। आपने ध्यान नहीं दिया, पीछे भी ऐसा ही हुआ है। देखिए जब यहां पर Br2 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, बेंजीन के साथ, तो एक Br तो बेंजीन पर लग गया, और यहां से कौन हटा था, H, और वहां से Br2 से कौन आया, Br, तो साथ में कौन बनता है, HBr। बनता है कि नहीं बनता है। तो जब I2 रिएक्शन करेगा तो कौन बनेगा, HI। और बेटा HI जो आपका होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, कि जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसको वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप जब भी रिएक्शन करवाओगे, मान लीजिए आपके सामने एल्काइल आयोडाइड है, जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, HI के साथ, निपटा देगा इसको। आई को हटाकर क्या लगा देगा, H। मान लीजिए आपके सामने क्या है, एल्कोहल, और उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ करवा दी है, HI, तो इसको भी OH को हटाकर क्या लगा देगा, H। बहुत खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। किसके अंदर रिड्यूस कर देता है, एल्केन के अंदर। तो जो आपका ये आयोडोबेंजीन बना है इसको वापस से निपटा के क्या बना देगा, बेंजीन, बिकॉज इट इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इसको ऐसे समझो, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को क्या करना चाहता है, रिड्यूस, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करना चाहता है, दोनों आपस में भिड़ मरे। क्लियर। तो रिएक्शन आप आगे ले जा सकते हो। क्यों, क्योंकि जो HI बनेगा वो HNO3 निपटा देगा उसको। अगर ये नहीं लोगे तो रिएक्शन कहां लौटेगी, बैकवर्ड। तो इससे केवल एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन बताओ किसकी प्रेजेंस में करवाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खत्म। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। F2 की बात कभी नहीं करेगा। अब इसके बाद हम I2 की बात भी नहीं करेंगे। तो बच गया कौन हमारे सामने, बच गया कौन, Cl2, और वही चलते छापिए, आगे बढ़िए। ये रिडक्शन में मैं आपको बताऊंगा, ये रिडक्शन होता है। HI इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं, दिमाग आप लोगों के पास है ही, चलाएंगे और जवाब देंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अब पूरा मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन को निपटा पाए क्या, बताइए कैसे हैंडल करोगे इसको। Cl2 आपके सामने है, Cl यहां से एक Cl को ये चुरा ले जाएगा, क्या बना देगा, Cl प्लस, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल।
बेंजीन से एच हटा के लगेगा, बताओ कौन सा एच हटाऊं? कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, सर मन करे वो एच हटा दो, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? क्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार से यहां पर एच हटकर कौन लग जाएगा? Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आप जानते हैं ये दोनों पहले रिएक्शन करके FeBr3 बनाएंगे और फिर FeBr3 यहां से क्या बना कर देगा? Br प्लस। सीधी सी बात, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? Br प्लस, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। पक्का? चलिए बताइए कौन सा एच हटाऊं? कोई सा भी हटा सकता हूं क्या? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर। कौन लगा हुआ है? हेलोजन। बताइए हेलोजन का कैसा इफेक्ट है? प्लस आर। प्लस आर से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो या तो एच ऑर्थो से हटाओ या फिर पैरा से। तो बताओ फिर मेजर कहां से आएगा? पैरा से। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है, कहीं तक कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी नहीं है। तो यहां पर दोनों जगह लग सकता है, बट दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ख्यालात हैं? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? Br प्लस, हाँ या ना? हाँ। उसका कैसा इफेक्ट है? -R। एक मिनट सुनो, दिमाग से पैदल लोगो, CHO ऐसा होता है, इसमें क्या होता है? पोलर पाई बॉन्ड, और पोलर पाई बॉन्ड वाले क्या लगाते हैं? -R। क्लियर? कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है CHO को, तो -R वाले होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। सो विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव? मेटा, H हटा दो, Br लगा दो। तो देखिए मैकेनिज्म का काम हो गया है, बस इतना ही है कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, अब आप रिप्लाई दे सकते हो। बताइए क्या यहां पर Br प्लस बना? नहीं बना। ऐसे थोड़ी बोलोगे कि डार्क में Br2 को टोलिन दिखाई नहीं देगा, तो यहां पर क्या रहेगी? नो रिएक्शन। नो रिएक्शन का मतलब हो सकता है रिएक्शन हुई हो, लेकिन बहुत ही स्लो हुई हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। इनमें उसका कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा? Br प्लस। पक्का? यस। अगर Br प्लस बनेगा तो बताइए CH3 ग्रुप लगा हुआ है, कैसा इफेक्ट है इसका बेटा? प्लस H। प्लस H से कैसा रहेगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो बताइए मेजर प्रोडक्ट कहां से बनाऊंगा? पैरा से। मेजर प्रोडक्ट जो हमारे सामने है, यहां पर भी Br लग जाएगा और यहां पर भी हमारे सामने Br लग जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा कहां से? पैरा से। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगर एक ही प्रोडक्ट लिखते हो तो वही क्या रहेगा? मेजर। और एक से ज्यादा लिखते हो प्रोडक्ट तो फिर बताना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा बनेगा। निपटा दिया है सभी? नहीं? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। तो ये क्वेश्चंस तो मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है। चलिए ऑर्थो एक तो मेजर मैंने पहले बताया था, दो मेजर बता चुका हूं ऑर्थो से, अगर आपको याद हो तो। कितने मेजर बता चुका हूं? दो। एक और आप लोगों के सामने आ रहा है, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। पुराना भी मैं आपको याद करवा देता हूं ताकि आपको क्या रहे याद। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। लीजिए पहले अगर अपन बात करें, इधर वाली रिएक्शन करवाओ, इधर वाली रिएक्शन। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? NO2 प्लस। पक्का? विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, और बेंजीन ही है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कोई नहीं है। बताइए CH3 का कैसा इफेक्ट लगता है? प्लस H। प्लस H वाले ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो या तो आपका जो NO2 है वो कौन सा H हटाए? ऑर्थो से। ये कहां से हटाए? पैरा से। दो ही पॉसिबिलिटी है क्या? या तो ऑर्थो से एच हटा दे या फिर पैरा से एच हटा दे, ये हमारे सामने है। और बेटा मैंने इसमें आपको बताया था कि जब आप टोलिन का नाइट्रेशन करवाओगे तो ऑर्थो मेजर बनता है यहां पर। क्लियर? केवल टोलिन के केस में, बाकी अल्काइल के नहीं। तो यहां पर ये वाला क्या रहेगा? इसका मेजर प्रोडक्ट। टोलिन के केस में लोचा आता है, एक तो किसमें? नाइट्रेशन में, और एक किसमें? क्लोरिनेशन। यहां पर बताइए इन दोनों की कॉम्बिनेशन से तुम्हें क्या मिलेगा? Cl प्लस। पक्का? यस। Cl प्लस है तो बताइए किस प्रकार से? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां कहां जा सकता है? ऑर्थो पोजीशन पर जा सकता है और पैरा पोजीशन के ऊपर जा सकता है। लेकिन इस केस में भी जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो ऑर्थो वाला ही रहेगा, ये ध्यान रखना है बस। हालांकि आज तक ये कभी पूछे नहीं गए हैं, सब जब भी पूछा गया पैरा ही मेजर देता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड हो गए हैं, डेटाबेस हो गए चीजें। एक बार रुकेंगे और इधर देखो, ब्रोमिनेशन में मेजर कौन सा है? ऑर्थो या पैरा? पैरा। केवल क्लोरिनेशन का है ऑर्थो। आगे बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको निपटाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे।
इसको क्या बोलते हैं हम, मेटाजाइलीन। बातें नहीं, सर मुझे याद नहीं रहा कहाँ कहाँ ऑर्थो मेजर बनता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पूछे। उन चीजों को लेकर फालतू में परेशान नहीं होना जो आपसे पूछी ही नहीं जाती, मत लिया करो इन चीजों की टेंशन। दो क्वेश्चंस और आ गए हैं आपके सामने, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निपटा दिए हो क्या? बताइए फिर कहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे? दो ग्रुप लगे हुए हैं, इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एच। पक्का? इसका भी कैसा लग रहा है? प्लस एच। अगर एक एक्टिवेटिंग हो और एक डीएक्टिवेटिंग हो तो किसकी सुनेंगे? एक्टिवेटिंग। और दोनों ही अगर एक्टिवेटिंग हो तो फिर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। खत्म हो गई कहानी। क्लियर? अब ये कहता है कि नहीं मेरी पैरा पर जाने दो, ये कहता है कि नहीं मेरी पैरा पर जाने दे। पहले बताओ क्या इनकी ऑर्थो पर यहां लगाएंगे क्या? यहां नहीं लगाना है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये नाक के बराबर बने। जब दो ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हो तो उनके बीच वाले एच को नहीं हटाते। ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, बहुत ही कम बनेगा, नेग्लेजिबल अमाउंट के अंदर बनेगा। किस में बनेगा? नेग्लेजिबल में। अगर आपने यहां से ऑर्थो हटाया भी तो ये जो आपका बी आर लगा हुआ मिलेगा क्या रहेगा? वेरी लेस अमाउंट, मतलब 1-2% के आसपास ही बनता है। वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम यहां पर हमारे सामने बनकर आएगा ड्यू टू स्टेरिक रीजन। स्टेरिक क्राउडिंग यहां पर हमारे सामने रहेगी, तो हम लिख सकते हैं स्टेरिक रीजन की वजह से ये ना के बराबर बनेगा। अब बताओ, ये कहता है कि मेरी पैरा पर लगाओ, इसकी पैरा पोजीशन यही है क्या कि मेरा पैरा वाला है चटाओ? ये कहता है नहीं नहीं मेरे पैरा वाला है चटाओ। और दोनों का एक्टिवेटिंग नेचर क्या है? सेम, क्योंकि ग्रुप भी क्या है? सेम। तो अब आपको डिसीजन लेना है, बताना है कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाओगे। अगर मैंने बी आर यहां पर लगा दिया है, यहां पर, तो ये किसकी पैरा पर लगा है? इस वाले की पैरा पर, और इसकी ऑर्थो पर। पक्का? अगर मैंने ये बना दिया है तो फिर बताओ ये किस हिसाब से बना होगा? यहां पर है CH3, यहां पर है CH3, और यहां पर लगा दिया है Br। तो अब ये इसकी तो क्या है? पैरा, और उसकी क्या है? ऑर्थो। कौन सा मेजर बनेगा? दोनों सेम ही तो हैं। दोनों क्या है? सेम। आईपैक नेम लिखो, दोनों क्या है? सेम। तो डरने की जरूरत ही नहीं है। बट ये क्या बनेगा? नेग्लेजिबल। तो जब दो ग्रुप लगे हों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर तो उनके बीच वाला एच ना हटाए, ना के बराबर अमाउंट बनेगा ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार करेंगे, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मुद्दे का पॉइंट ये है, ये नहीं है कि ऑर्थो पर जाएगा कि पैरा पर जाएगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ही नहीं है। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है क्या रिएक्शन होगी या नहीं। एक मिनट से आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि होगी या नहीं होगी? ऐसे क्या खास बात है इसमें? क्या इसमें ऐसी बात है जो आप देख पा रहे हैं और हम नहीं देख पा रहे हैं? देखिए इसमें लुइस एसिड नहीं दिया गया। अभी तक सब में क्या दिया हुआ था? लुइस एसिड। अभी तक सब में क्या दिया हुआ था? लुइस एसिड। बट इसके अंदर लुइस एसिड नहीं है। तो बताइए क्या रिएक्शन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आपका तो आंसर होना चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्योंकि लुइस एसिड नहीं है तो फिर आपका Br प्लस कैसे बनेगा? अगर आप अभी तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पर आपको यही जवाब देना चाहिए। बट रिएक्शन होती है, रिएक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। हाँ, लुइस एसिड नहीं है तो भी रिएक्शन होती है। अब इसके लिए आपको चीजों को लॉजिकली समझना
पड़ेगा। आप बताइए, जब रिएक्शन नहीं होती थी तो उसका कारण क्या था? यहां पर रिएक्शन ना होने का कारण क्या था? इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम थी, तो ये Br2 के बॉन्ड को नहीं तोड़ पा रहा था, सीधी सी बात है। इसी वजह से एल्किन तो बड़ी आसानी से रिएक्शन कर रहा है, तो क्यों एल्किन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है सर। एल्किन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू बेंजीन। अच्छा, अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही है। अगर मैं इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दूं और कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कैसा इफेक्ट लगा रहा हो, +R। समझना मेरी बात को। अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो कैसा इफेक्ट लगा रहा हो, +R, तो फिर आपको लुईस एसिड की जरूरत नहीं है। क्यों बताइए? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये बढ़ गई न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर? ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा अटैक। तो अगर कोई +R वाला ग्रुप बेंजीन पर आपने लगा दिया है, then there is no requirement of Lewis acid. In the absence of Lewis acid भी रिएक्शन हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। बताइए, क्या ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसका +R इफेक्ट लग रहा है? यस, अगर इसका +R इफेक्ट लग रहा है तो मेरे हिसाब से हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी? लुईस एसिड की। रिएक्शन विल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड। बताइए, मेजर प्रोडक्ट कहां से बनाओगे? पैरा से। और तो पैरा डायरेक्टिंग नेचर रखता है क्या? जी हाँ। तो यहां पर भी आपको Br लगा हुआ मिलेगा और यहां पर भी आपको क्या लगा हुआ मिलेगा? Br। हाँ या ना? यहाँ। और बताइए, मेजर कौन सा रहेगा? पैरा वाला। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। छापिए, आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी निपटाएंगे, वो मैं लिखवाऊंगा जो तुम लिखने की कोशिश कर रहे हो। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। संडे है, प्रॉपर रिवाइज करोगे इस वाले पार्ट को, क्योंकि इस वाले पार्ट में कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो उसको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, सच्चाई यही है, जो बच्चा सिलेक्शन लाता है वो मिनिमम 20 से 25 बार पूरा सिलेबस रिवाइज करता है। 20 से 25 बार, ये हकीकत है। कोई होंगे जो एक बार पढ़ लेते होंगे और भूलते नहीं होंगे, वो एक्सेप्शनल केस है। वो क्या है? एक्सेप्शनल केस। और ऐसे जोर मार के 0.1% या 0.2% होते होंगे कि हम तो भगवान हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं तो भूलते ही नहीं है। टीचर खुद भूल जाता है। आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद इस टॉपिक को पढ़ के आया हूं, और आप सोचिए इस टॉपिक को मैं कितनी बार पढ़ाऊंगा। इसी साल कम से कम नहीं तो 8 बार पढ़ाऊंगा। कितनी बार पढ़ाऊंगा? दूसरी बार तो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। उधर पढ़ा दिया, इधर पढ़ा दिया, फिर शाम के बैच में पढ़ाऊंगा। इतनी बार, मतलब 8 से 9 बार तो मेरा रिवीजन हो जाता है एक टॉपिक का। स्टिल नेक्स्ट टाइम पढ़ाने से पहले पढ़ के आना पड़ता है। होंगे वो मास्टर जो बोलते हैं मैं तो भूलता ही, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। तो मैं उनको बस एक ही बात कहूंगा कि तुम गलत फील्ड में आ गए, IAS बनो जाके। क्योंकि तुम पढ़ने के बाद तो भूलते ही। तो भूलता हर कोई है, कोई टाइम पर रिवाइज कर लेता है और कोई टाइम पर रिवाइज नहीं करता। जब बच्चा क्लास में बैठा होता है सबको समझ में आता है, लेकिन याद किसी किसी को आता है पेपर के अंदर। तो इट्स ऑल अबाउट रिवीजन। आगे बढ़ सकता हूं? लिखेंगे पॉइंट। If +R effect showing group is present on benzene, if +R effect showing group is present on benzene, +H वाले से नहीं काम चलेगा, +R वाला। If +R effect showing group is present on benzene, then benzene is sufficiently nucleophilic. Then benzene is sufficiently nucleophilic. Then benzene is sufficiently nucleophilic to react with X2. To react with X2. To react with X2. To react with X2. ब्रैकेट में हिंदी में लिखो, मतलब लुईस एसिड नहीं चाहिए। यही है ना मेन मुद्दा। तो मतलब लुईस एसिड नहीं चाहिए। Fe का, FeCl3 का, FeBr3 का
या AlCl3 की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहा, यही है मेन पॉइंट। मतलब आपको लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी यहां पर। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। लीजिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे सामने आएंगी। ये दिया हुआ है फिनोल। क्या दिया हुआ है? फिनोल। पहले मुझे पूरा लिखने दें, उसके बाद आप लोग छापें। क्लियर? सारी बातें मैं यहां पर करूंगा। फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर? फिर हम रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ, और रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाई सल्फाइड यानी CS2 या फिर CCl4। दोनों रिएक्शंस को गौर से देखो, फर्क है तो केवल किसका है? सॉल्वेंट। यहां पर आपका जो वाटर है ये किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट। समझिए पहले, सबसे पहले। और यहां पर ये आपके सामने जो लिए हैं ये भी किसका काम कर रहे हैं? सॉल्वेंट। आगे बात समझ में? चलिए अब मैं पहले प्रोडक्ट बनाता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कि इन दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे और अलग अलग बनने का कारण क्या है। सबसे पहले बताइए OH ग्रुप का बेंजीन पर कैसा इफेक्ट लग रहा है? +R। क्या मैं सही हूं? और +R है तो फिर आपको लुईस एसिड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लुईस एसिड की जरूरत नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ लुईस एसिड भी रिएक्शन हो जाएगी। तो नीचे वाली रिएक्शन अगर अपन करें, +R वाले बेटा कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो एक H तो आप कौन सा हटाओगे? ऑर्थो से। और क्या लगाओगे? Br। और एक H कहां से हटाओगे आप? पैरा से। और क्या लगाओगे? Br। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो पैरा। जब तक मैं ना कहूं तब तक कहां से बनाते रहना है? पैरा से। क्लियर? चलिए ये हमारे सामने मेजर प्रोडक्ट रहेगा। सर इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऊपर जो रिएक्शन होती है उसका प्रोडक्ट एकदम अलग होता है। उसका प्रोडक्ट एकदम अलग होता है। ये रहेगा रिएक्शन ऑर्थो पर भी होगी, रिएक्शन पैरा पर भी होगी, और रिएक्शन ऑर्थो पर भी होगी। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसके बनते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या बनते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसका क्या आता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब रिएक्शन को टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। Br2 वाटर की मदद से हम किसको पहचान सकते हैं? फिनोल को। किसको पहचान सकते हैं? फिनोल को। लेकिन सर आप समझिए, मुझे ये तो समझ में आ गया कि +R है तो रिएक्शन ऑर्थो एंड पैरा पर होनी चाहिए, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट मुझे कंफ्यूजन ये है कि इसमें 3 बार क्यों रिएक्शन हुई? ईच ऑर्थो एंड पैरा पर क्यों हुई? और इसमें कितनी बार हुई है? 1 बार। मुझे इस बात का कंफ्यूजन है, तो उसी बात के कंफ्यूजन को हम क्या करते हैं? क्लियर। लेकिन पहले आप ये समझिए, क्या यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। यस। अगर वाटर लोगे तो प्रोडक्ट ट्राइब्रोमो बनेगा, और वाटर नहीं लोगे तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। एक ही Br आपको प्रोडक्ट में लगा हुआ दिखाई देगा। क्लियर? देखिए अगर अपन बात करें, कई बार यहां पर ऐसे लिख देगा 3 मोल। कितनी बार रिएक्शन हुई है? 3 बार। तो Br2 के कितने मोल चाहिए? 3। 3 लिखे या ना लिखे तुम्हें प्रोडक्ट वही बनाना है। वो लिखे या ना लिखे तुम्हें प्रोडक्ट वही बनाना है। देखिए मैंने आपको स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप याद रखने के लिए बोला था, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। बाकी मैंने आपको कुछ याद रखने के लिए बोला ही नहीं था। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग केवल याद रखने के लिए बोला था, और वो भी +R का ऑर्डर, और कुछ भी नहीं है। सबसे आगे O-, उसके बाद बिल्कुल सही NH2, उसके बाद NHR, और उसके बाद NR2, और फिर कौन था? OH। क्या ये बात सही है? यस, 100% करेक्ट। अब देखिए जब आप फिनोल ले रहे हो और सॉल्वेंट क्या लिया है आपने? वाटर। तो फिनोल का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और वाटर आपके सामने ऐसा है जो H+ को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। सो इट विल बिहेव एज ए एसिड एंड इट विल बिहेव एज ए बेस। तो फिनोल अपना H+ किसको चिपका देगा? वाटर को, और आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोनाइज। फिनोल का H हट जाएगा वाटर के अंदर, और क्या बन जाएगा? माइनस। क्या बन जाएगा? माइनस। अब आप देखिए एक तो था OH और एक बन गया है O-। ये तो रहा OH और ये रहा O-। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में O- सबसे आगे, बिकॉज एनायन न्यूट्रल से बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्लियर? इसका मतलब वाटर के अंदर फिनोल ना रह के, वाटर के अंदर फिनोल ना रह के क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन। क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है,
और फिनॉक्साइड आयन होने की वजह से, O माइनस होने की वजह से, आप बताइए जब O माइनस रेजोनेंस करेगा तो बेंजीन पर खतरनाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? ये देखिए इस प्रकार से, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। भाई साहब ये तो रेजोनेंस करने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो न्यूट्रल, तो भयंकर रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? और ये रेजोनेंस करके कहां कहां जाएगा नेगेटिव चार्ज? ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर देता है कि ईच ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर रिएक्शन हो जाती है। तो इस केस में 3 बार ब्रोमिनेशन इसलिए हुआ है, क्यों? क्योंकि फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिनॉक्साइड आयन में। और फिनॉक्साइड आयन में O माइनस खतरनाक रिंग को एक्टिवेट करता है, मतलब रिंग रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोफाइल को लेकर पागल से हो जाती है, इतनी भयंकर रिएक्शन करता है। लेकिन यहां पर आपका जो फिनोल है इन सॉल्वेंट में आयोनाइज नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं ना, कोई आयोनाइज कब होगा? अपना H प्लस कब देगा? जब सामने वाला H प्लस ले सके। तो यहां पर ऐसा कोई है ही नहीं जो फिनोल से H प्लस ले सके। यहां तो वाटर ने ले लिया, आप जानते हैं इसके पास क्या है? लोन पेयर। तो ये अपना H प्लस इसको टिका देगा, ये बन जाएगा एसिड और ये बन जाएगा बेस। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप समझिए, क्या यहां पर सॉल्वेंट का फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। वाटर या कोई ऐसा सॉल्वेंट ले लिया जिसमें फिनोल क्या हो सकता है? आयोनाइज, तो 3 बार ब्रोमिनेशन हो जाएगा। कारण फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन। कारण क्या रहेगा? फिनॉक्साइड आयन फॉर्मेशन। और अगर आपने ऐसे सॉल्वेंट लिए हैं जो कि नॉन पोलर हैं, जो H प्लस नहीं ले सकते, तो ब्रोमिनेशन एक बार ही होगा। छापिए, आगे बढ़िए। ये आपके 12th बोर्ड में भी आते हैं क्वेश्चंस। ये वापस लौटेगी रिएक्शन चैप्टर फिनोल के अंदर। किसके अंदर? चैप्टर फिनोल के अंदर। ये फिनोल के अंदर दिया हुआ है। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे। जल्दी मतलब जल्दी। देखिए, नीट जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, उसमें आंसर से ज्यादा उसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट हो गई। स्टेटमेंट क्वेश्चंस फेंक रहा है, तो तिगड़मबाजी से, जुगाड़बाजी से आंसर तो ले आओगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं लाओगे। सही एक्सप्लेनेशन भी मालूम होना चाहिए। और जितने भी एक्सपेरिमेंट किए अभी तक, सारे किस में कर रहा है? केमिस्ट्री। 2021-22 में भी केमिस्ट्री ठीक था, 2022-23 में भी केमिस्ट्री ठीक दिया। जो मैक्सिमम तिगड़मबाजी चलती है वो केमिस्ट्री में चलती है, वो भी पर्टिकुलर ओसी एंड आईओसी। मास्टर को जाके कितना भी टफ क्वेश्चन हो, मास्टर को ये बता दो इसका आंसर ये थर्ड है, वो समझा देगा। समझा देगा। उसका आंसर पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन तो गढ़ देता है वो। कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर के पास तुम सॉल्व करके लेके जाओ, गलती से तुमने थर्ड पर आंसर टिक कर रखा है, अगर उसको नहीं समझ में आता तो पहला आंसर थर्ड ही देता है। फिर तुम बोलते हो नहीं सर ये तो मैंने किया था, गलत है। थर्ड को एक्सप्लेन कर देगा पहले, फिर तुम बोलो गलत है, फिर बोलो कौन सा है, तो सर सेकंड सही आंसर, फिर सेकंड को भी एक्सप्लेन कर देगा। ये ओसी और आईओसी में आपको देखने को मिलेगा। निपटा दिया है क्या? अब तो निपटा दिया होगा। लिखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट एआर टाइप क्वेश्चन बन सकता है, तुम बातें करने लग जाते हो। निपटा दिए हो क्या? चलिए लिखिए, Br to react with Br to react with phenol in water. Br to react
with phenol in water, Br2 react with phenol in water and give tribromo product and give tribromo product and give tribromo product। ट्राइब्रोमो हो गया कि नहीं हो गया? नाम लिखोगे तो क्या रहेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट का मतलब है कितने ब्रोमीन लगे हुए मिलेंगे? 3 ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन। वाटर के अंदर फिनोल फिनोल ना रहकर क्या बन जाता है? फिनॉक्साइड आयन, जिसकी वजह से 3 बार रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से 3 बार रिएक्शन हो जाती है। तो अगर आपसे रीजन पूछे, स्टेटमेंट ऐसे दे कि Br2 वाटर फिनोल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट। स्टेटमेंट 1 तो ये क्या है? सही। स्टेटमेंट 2 इन वाटर फिनोल कन्वर्ट्स इनटू फिनॉक्साइड आयन, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो थोड़ा सा भी आपको पता लग जाएगा, आपने पढ़ा होगा तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। नेक्स्ट पर अब हम आते हैं एनिलीन पर। किस पर आते हैं? एनिलीन पर। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें भी मैं पहले आपको प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं। किसके बारे में बता देता हूं? प्रोडक्ट एनिलीन। एनिलीन में बताओ सबसे पहले मुझे लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी क्या? लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी क्या रिएक्शन करवाने के लिए हैलोजन के साथ? प्लस आर वाला है भाई। कैसा है? प्लस आर वाला। नहीं पड़ेगी जरूरत। रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं Br2 के साथ, किसके साथ? Br2 के साथ वाटर की प्रेजेंस में, या फिर मैं रिएक्शन करवाता हूं Br2 के साथ वाटर की अब्सेंस में, नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट ले लेता हूं, ये है Br2, CS2 ले सकते हैं आप, या फिर क्या ले सकते हैं? CCl4। वॉट एवर इज द सॉल्वेंट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। ये देखो, कोई भी आप सॉल्वेंट ले लें, प्रोडक्ट तो क्या बनकर आने वाला है? सेम बनकर आने वाला है। मतलब यहां पर इरिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट 3 बार ब्रोमिनेशन होगा ही होगा। और यहां पर भी आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन यहां पर भी होती है। पहले रिजल्ट को ऑब्जर्व कीजिए, एक्सप्लेनेशन बाद में आएगी। देखो, फिनॉल में सॉल्वेंट के बदलने से प्रोडक्ट बदल रहा था, लेकिन एनिलीन में सॉल्वेंट के बदलने से प्रोडक्ट नहीं बदल रहा। सॉल्वेंट के बदलने से प्रोडक्ट नहीं बदल रहा। वट एवर इज द सॉल्वेंट, ट्राइब्रोमिनेशन यहां पर होगा ही होगा। अगर वो चाहे तो यहां पर 3 मोल दिखा सकता है, ना चाहे तो भी हमें प्रोडक्ट क्या बना कराना है? सेम। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एनिलीन को वाटर में आयोनाइज होने की जरूरत नहीं है, और होगा भी नहीं वाटर के अंदर एनिलीन आयोनाइज। क्यों? क्योंकि एनिलीन का नेचर कैसा होता है? बेसिक। वाटर की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ज्यादा। तो ऐसा वाटर के अंदर होना नहीं है, इसको आयनाइज होने की जरूरत है। आप बताइए सबसे आगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग में कौन आता है? O-, और O- के जस्ट पीछे कौन है? NH2, और यही तो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको नेगेटिव बनने की जरूरत नहीं है। OH आपका सबसे पीछे होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप के अंदर, आप जानते हैं। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में अगर अपन बात करें तो सबसे पीछे किसकी जगह है? OH की। तो इस OH को O- बनने की जरूरत होगी 3 बार ब्रोमिनेशन करवाने के लिए, इसको जरूरत यही है। ये तो जस्ट इसके बाजू में ही है। आगे बात समझ में? तो इस केस में व्हाट एवरेज योर सॉल्वेंट, ब्रोमिनेशन कितनी बार होगी? 3 बार। यही बात आपको समझ में आ गई है? इसको आयनाइज होने की जरूरत नहीं है। कारण क्या रहेगा? कारण वही रहेगा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। कैसा है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग आप लोगों के सामने है, दूसरे नंबर पर आता है एक्टिवेशन में। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 बार ब्रोमिनेशन यहां पर हो जाएगी। छापते रहिए और मेरे कुछ सवालों को दिमाग में सोचते रहिए। अगर फिनोल में मुझे 1 बार ब्रोमिनेशन करवानी है, फिनोल में मुझे 1 बार ब्रोमिनेशन करवानी है, तो मेरे पास विकल्प है कि मैं सॉल्वेंट चेंज कर लूं। ट्राइब्रोमो बनाना है तो सॉल्वेंट वाटर ले लूंगा, मोनोब्रोमो बनाना है तो फिर मैं CS2 या फिर CCl4 का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन क्या यह फैसिलिटी मेरे पास एनिलीन में है? देखिए, एनिलीन में दिक्कतें हैं, एनिलीन में दिक्कतें हैं। एनिलीन में नाइट्रेशन में दिक्कत आई, तुम छापते रहो, सुनते रहो। एनिलीन में नाइट्रेशन में दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई सर? डायरेक्ट नाइट्रेशन करवाया, रिंग का ऑक्सीडेशन हो गया, बिकॉज HNO3 वाज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिंग ऑक्सीडाइज हो गई थी।
हमने उस दिक्कत से भी बचाव किया। NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था, इसलिए रिंग का ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो हमने स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को किस में कन्वर्ट किया? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग के अंदर कन्वर्ट किया, और फिर हम बच गए वहां से रिंग के ऑक्सीडेशन से। एनिलीन में फिर दिक्कतें आ रही हैं, क्या कि 3 बार ब्रोमिनेशन हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? उसका भी कारण वही है कि NH2 कैसा है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। फिर हमें वही करना पड़ेगा, अगर एक बार ब्रोमिनेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग को मॉडरेटली एक्टिवेटिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आ रही मेरी टैगलाइन, ध्यान से सुनना। एनिलीन में दिक्कतें अनेक, सॉल्यूशन एक, कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को मॉडरेट एक्टिवेटिंग में कन्वर्ट करो। यानी कि एनिलीन का क्या करना पड़ेगा? असाइलेशन। क्या करना पड़ेगा? असाइलेशन। अभी दिक्कत आई है, पहले भी दिक्कत आई थी, आगे भी दिक्कत आएगी। फिडेलक्राफ्ट में फिर दिक्कत आएगी इसमें। तो दिक्कतें अलग अलग हो सकती हैं, सॉल्यूशन एक ही है कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल करो। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर को कंट्रोल करो। बोर्ड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये सेम रिपीट होगा चैप्टर अमीन के अंदर, जो कि 12th एनसीईआरटी का टॉपिक है। पूछेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन? हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा ब्रोमो एनिलीन? इन दोनों में से कोई सा भी लिख दिया, आंसर गलत, क्योंकि आप पैरा ब्रोमो नहीं, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, तो उसको बदलना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये आ गया है बोर्ड के हिसाब से। बेटा कई बार ना बोर्ड वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है नीट से। हाँ, कि एनिलीन से किसके अंदर जाना है? पैरा ब्रोमो एनिलीन के अंदर। बताइए इसको कैसे बदलोगे? एनसीईआरटी की एक कन्वर्जेंस है, एनसीईआरटी के क्या है ये? कन्वर्जेंस। तो बताओ क्या करो, सीधा Br2 के साथ रिएक्शन करवा दूं क्या? 3 Br लग जाएंगे। तो पहले क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन में असाइलेशन। असाइलेशन के लिए आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो, या फिर किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। मैंने बोला था पहले भी कि ये स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा, ये स्टेप समझ में नहीं आएगा। कारण क्योंकि ये स्टेप जिस मैकेनिज्म से जाता है उसको हम SNA ही कहते हैं, वो अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं किए। रिपीटर बच्चे को इसका कम से कम नाम पता होता है कि हाँ ये कुछ होता, आगे पढ़ाएगा। तो इसमें बताइए, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, Cl निकलेगा खटैक, और इसी प्रकार से ये करेगा इसके ऊपर अटैक, और इधर वाला ग्रुप निकलेगा खटैक। तो यानी कि H हटकर आपके सामने यहां पर एसिटाइल ग्रुप लग जाता है। कौन सा ग्रुप लग जाता है? एसिटाइल ग्रुप यहां पर लग जाता है, ये वाला। क्लियर? अब इससे क्या हुआ कि रिंग पहले स्ट्रांगली एक्टिवेटेड थी, अब हमने इसको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में चेंज कर दिया है। आप जानते हैं NH2 का प्लस आर क्या लगता है? ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। क्यों? क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में आ गया है। ये देखिए, ये अगर अपन बात करें तो इधर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उधर भी इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये केवल बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं, CO को भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग से किस में कन्वर्ट हो गया है? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, किसके साथ? Br2 के साथ। सॉल्वेंट रहेगा एसिटिक एसिड, आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब बताइए सबसे पहले, क्या मुझे लुईस एसिड चाहिए? प्लस आर तो अभी भी लगा रहा है, प्लस आर तो अभी भी लगा रहा है। तो बताइए कहां पर जाएगा ये, ऑर्थो या पैरा? मेजर प्रोडक्ट कहां से आएगा मेरे भाई? मेजर प्रोडक्ट आएगा पैरा से। लेकिन सर हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करवाने चले थे, एनिलीन तो रहा ही। तो आप जानते हैं ये रिएक्शन बार बार रिपीट होती रहेगी। अगर आपको वापस एनिलीन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलेसिस। पक्का? वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, तो ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेगा, पहले भी बताया था फिर बता रहा हूं। इधर H और इधर OH। पक्का? तो नाइट्रोजन पर एक और H आ जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो गया है? एनिलीन में। किसमें कन्वर्ट हो गया है? एनिलीन में। बताइए पैरा ब्रोमो एनिलीन बना दिया कि नहीं बना दिया? तो आपसे नीट के अंदर रिएजेंट पूछ सकता है कि बताइए यहां से यहां कैसे जाए, यहां से यहां कैसे जाएं? तो पहले करवाएं असाइलेशन और फिर करवाएं ब्रोमिनेशन। आगे बात समझ में? फिर Br2 के साथ रिएक्शन करवाएं, डायरेक्ट रिएक्शन ना करवाएं। छापेंगे, आगे बढ़िए। एनिलीन में हर जगह यही दिक्कत आएगी, NH2 के स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप
की वजह से कई जगह पर रायता फैलेगा। उस रायतों को कैसे समेटेंगे? असाइलेशन कर। जल्दी जल्दी निपटा देंगे और ये रिएक्शन भी टाइम बोल देंगे। कल इसको एक बार ढंग से रिवाइज करेंगे एरोमेटिक प्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, क्योंकि अब एक बीमारी और फैलेगी भूलने वाली, शुरू हो गई होगी वैसे तो। हाँ कि सर समझ में तो आ रहा था, सब समझ में आया था, लेकिन सर अब याद नहीं आ रहा। कोई इलाज, रिवाइज करो। क्या करो? रिवाइज करो। किसी मास्टर के पास जाओगे, फालतू का ज्ञान दे देगा, 15-20 मिनट वेस्ट करके आओगे, रिजल्ट जीरो। इससे बढ़िया 15 मिनट पढ़ ले, याद हो जाएंगी चीजें। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अपनी स्टडी को मैनेज करना सीखें। दिन में कितना पढ़ना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ये आपका काम है, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जाओगे कि सर पढ़ाई नहीं हो रही, शेड्यूल बना के दे देंगे। ऐसे शेड्यूल बना देते कि दिन में 28 घंटे कैसे पढ़ें। दिन में 28 घंटे कैसे पढ़ें? तुझे यही नहीं पता कि पढ़ना कैसे है? कहाँ का डॉक्टर बनेगा भाई? कैसा डॉक्टर बनेगा तू? है? इतना आसान है क्या इस कंपटीशन को क्रैक करना? नहीं है। अगर आपके पास इतनी बेसिक सेंस नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। 2-3 साल तक शेड्यूल ही बनवाते फिरोगे, फिर समझ में आएगा कि शेड्यूल से कुछ नहीं होना, पढ़ना पड़ेगा और उसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। तब ये समझ में आ गया कि पढ़ने से सिलेक्शन होगा। निपटा दिया है क्या? आगे बढ़े। चलिए, एक रिएक्शन और है जो हमने पहले पढ़ी थी, उसी रिएक्शन जैसे ही। वो वाला क्वेश्चन तो पूछा था जेई एडवांस ने, फिर वैसा ही क्वेश्चन किसने पूछा? जेई मेंस ने। उस रिएक्शन के बाद हम इसको क्या करेंगे? फिनिश। चलिए, पहले पुराने रिएक्शन में आपसे पूछ लेता हूं, हालांकि आपको याद आ जाए ऐसी उम्मीद मुझे नहीं है। मैं ज्यादा उम्मीद रखता ही नहीं हूं, तो दिक्कतें कम होती हैं। रिएक्शन करवाई गई है सबसे पहले H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ SO3। सल्फोनेशन करवाना चाह रहे हैं सर आप। उसके बाद क्या करवाएंगे हम? नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? सबसे पहले बताओ यहां पर क्या बनेगा? ये पूछ रहा है ए और ये पूछ रहा है बी। ए क्या बनेगा? सल्फोनेशन होगा। ए क्या बनेगा? सल्फोनेशन प्लस आर इफेक्ट, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो बताइए SO3H ग्रुप लगेगा ऑर्थो पर या पैरा पर? एनसीईआरटी क्या करता है? 2 बार सल्फोनेशन करवा देता है। मैंने 1 बार सल्फोनेशन करवाया था, तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। 2 बार करवाओगे तो भी प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम। अब बताइए आगे क्या करवा रहे हो? कंसंट्रेटेड HNO3। अब जानते हैं फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाते हो, मोनो नाइट्रेशन, और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्राई नाइट्रेशन प्रोडक्ट पिक्रिक एसिड। और पहले से कौन लगा हुआ है बताओ? SO3H। मैंने क्या बोला था? SO3H को ऐसे इग्नोर करो जैसे क्लास में मास्टर को। पक्का? आप तो ये सोचो कि ये है ही फिनॉल की रिएक्शन HNO3 के साथ हो रही है, तो क्या बनाते हैं हम? पिक्रिक एसिड। क्योंकि आप जानते हैं SO3H ग्रुप को इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना दोनों आसान है। मान लीजिए आपने क्या किया, हाँ फेसबुक इंस्टॉल की, फिर आपने सोचा कि इंस्टाग्राम भी चला लेते हैं, लेकिन फोन ने दिखाया लो स्पेस, तो आपने क्या किया? फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया, स्पेस बना लिया। तो ऐसे ही आपके सामने SO3H ग्रुप है, जब चाहो इंस्टॉल कर लो, जब चाहो अनइंस्टॉल कर लो। क्लियर? लेकिन हमने पहले सल्फोनेशन क्यों करवाया था? ताकि रिंग का ऑक्सीडेशन
ना हो, ताकि रिंग का ऑक्सीडेशन ना हो। ये क्वेश्चन था जेई एडवांस का। ये क्वेश्चन किसका था? जेई एडवांस में। आगे समझाऊंगा जब एनसीईआरटी आएगी। एनसीईआरटी लिखता है कि पिक्रिक एसिड को अगर फिनोल से बनाना है तो पहले क्या करवाओ? सल्फोनेशन। लैंग्वेज में लिखता है टू प्रिपेयर पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनोल, फर्स्ट सल्फोनेशन एंड फॉलोड बाय नाइट्रेशन शुड बी कैरिड आउट। फिर लिखता है कैन यू राइट डाउन द इक्वेशंस इन्वॉल्व क्वेश्चन मार्क, और चला गया कि जो रिएक्शन हुई है क्या आप उनको लिख सकते हो? क्वेश्चन मार्क, चला गया कि अब तुम लिखो रिएक्शन, मेरा काम। फिर उसको पूछ लिया। यही होता है एनसीईआरटी का। फिर इसी क्वेश्चन को बेस बनाकर जेई मेंस 2019 में पूछा गया। ये आपके सामने है OH, यहां पर लगा हुआ है SO3H। अगर अपन इसका भी जवाब नहीं दे पाए तो फिर कोई मतलब नहीं। यहां पर लगा हुआ SO3H, रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? Br2 वाटर के साथ। किसके साथ? Br2 वाटर के साथ। कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? SO3H ग्रुप को क्या करो? इग्नोर, जैसे क्लास में मास्टर को किया जाता है। तो आप तो ये सोचो फिनोल की रिएक्शन Br2 वाटर, मोनोब्रोमिनेशन की ट्राइब्रोमिनेशन, बस यही खेल खेलता है। चलिए निपटाएंगे और फिर अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट रिएक्शन रहेगी इस चैप्टर की। फिर ये चैप्टर भी क्या बोल जाएगा? 10, और मूव करेंगे एल्केन की तरफ। किसकी तरफ? एल्केन की तरफ। फिर आपका हाइड्रोकार्बन खत्म और फिर शुरू होगी 12th एनसीईआरटी। 12th की तो ढंग से पढ़ लेना, बोर्ड भी पास करना है। एक टाइम आएगा दिसंबर जनवरी के आसपास जब तुम मास्टर को ढूंढ रहे होगे कि सर नीट तो मैं सोचना ही बंद कर दिया है। अब तो ये बताओ 12th कैसे पास करूं मैं? क्या पास करूं? 12th। जब आप पहली बार एडमिशन लेते हैं तो आपका टारगेट होता है कि 720 इस बार मेरे ही हैं। पहले टेस्ट में पता चलता है कि नहीं, ज्यादा सोच लिया। फिर 650 के बारे में सोचते हैं। फिर 2-3 टेस्ट के बारे में बोलते हैं कि नहीं 650 भी शायद ज्यादा सोच लिया। 600 पे आते हैं अपन। फिर 600 भी नहीं आते किसी टेस्ट में। फिर थोड़े दिन बाद आता है कि नीट तो अपने लेवल से बहुत आगे चला गया है। अब किसके बारे में सोचते हैं? बोर्ड के बारे में सोचते हैं। तो 12th वाले तो बोर्ड के बारे में सोचने लग जाते हैं। ड्रॉप पर अगले ड्रॉप के बारे में सोचने लग जाते हैं कि इस बार तो कुछ होने वाला नहीं है, अगली बार ही कुछ करेंगे। निपटा दिया है क्या? किसको इंग्लिश पढ़ाएंगे? इंग्लिश RD सर की ज्यादा अच्छी है। नहीं नहीं, मेरी इतनी अच्छी नहीं है। मैं इसीलिए यूट्यूब पे आता नहीं हूँ। जब भी कोई इंटरव्यू वगैरह होता है तो मैं RD सर के पीछे रहता हूँ। मैं पीछे या बोलता रहता हूँ, बस अपना काम चल जाता है। वो कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं, मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ। हाँ, हम इंग्लिश को बहुत सोच समझ के, हम जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो पहले दिमाग में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और पूरी हेल्पिंग वर्ब के साथ बोलते हैं। और आजकल क्या कर देते हैं? गायब, की जरूरत ही नहीं है। तो फिर हमें लगता है इतनी मेहनत हमारी क्यों हुई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। 4th रिएक्शन हमारे सामने आ रही है। फ्रिडेल क्राफ्ट, ये 2 अलग अलग केमिस्ट है ना, सरनेम है उनके, नाम ऐसे होते हैं। फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। ये वापस से आसान है, इसमें कोई बड़ी बात आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर से आपका इंट्रोड्यूस यहां पर करवाऊंगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जहां बनता है तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सारी बातें हम जानते हैं। तो ये भी धीरे धीरे जो आपने पहली बार पढ़ी, कम समझ में आई, कम याद रही, ये फिर रिपीट होंगी थोड़ी देर बाद, तो वापस से चीजें दिमाग में सेट होने लगेंगी। देखिए फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन 2 पार्ट में तोड़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं किसको? फ्रिडेल क्राफ्ट। फ्रिडेल क्राफ्ट, ये उसके नाम में यस है। कभी सोचो कि सर गलत लिख रहे हैं, नहीं, मैं बहुत सोच समझ के याद करके आता हूं स्पेलिंग। फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसको पता है, जिसकी अंग्रेजी कमजोर है वो कम गलतियां करता है, और कॉन्फिडेंस में ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए सबसे पहले एल्काइलेशन का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप का लगना एल्काइलेशन है। एल्काइल ग्रुप का लगना
एल्काइलेशन है, मतलब बेंजीन पर आपको किसको इंट्रोड्यूस करना है, एल्काइल ग्रुप को। बेंजीन का H हटाकर और बेंजीन पर क्या लगाना है, एल्काइल ग्रुप। तो बताइए बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ हुई होगी, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं, बेंजीन के साथ किसने रिएक्शन किया होगा। बेंजीन कैसा है, न्यूक्लियोफाइल, तो रिएक्शन किसने किया होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो दिमाग से पैदल लोगो जो जुड़ता है वही तो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करता है। तो आर माइनस ने रिएक्शन किया होगा कि आर प्लस ने, तो रिएक्शन किसने की होगी, आर प्लस ने। मुद्दे की बात आर प्लस बना के लाना पड़ेगा हमें कहीं ना कहीं से, क्लियर। तो ये आपके सामने बनकर आ जाता है क्या, एल्काइल बेंजीन। क्या बनकर आ जाता है, एल्काइल बेंजीन। एक तरीका है जो एनसीईआरटी लिखता है कि किस प्रकार से आप आर प्लस ला सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे। बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिए, एल्काइल हैलाइड के साथ। ये आपके सामने है एल्काइल हैलाइड। मैंने पहले भी आपको बताया था कि शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुने। एल्काइल हैलाइड वो होते हैं जहां हेलोजन sp3 कार्बन पर होता है। किस पर होता है, sp3। जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने कि अल्कोहल में हाइड्रोक्सी ग्रुप OH sp3 पर होता है, एल्काइल हैलाइड में भी हेलोजन sp3 कार्बन पर होना चाहिए। जब आप इस रिएक्शन को करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो यहां पर आपके सामने बेंजीन पर कौन लगा होता है, आर। कौन लगा होता है, आर। क्लियर। आपको डायरेक्ट आर प्लस मिलेगा नहीं, आर प्लस कहीं ना कहीं से बनाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया है, ये AlCl3 को लाया इसलिए गया होगा ताकि यहां से आर प्लस बना सके। चलिए एक बार छापेंगे, पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे, मैकेनिज्म पर ध्यान देंगे। देखिए ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे भाई, बेंजीन के पास जब तक इलेक्ट्रोफाइल बनकर नहीं आएगा, बेंजीन रिएक्शन करने वालों में से नहीं है, तो हमें आर प्लस कहीं ना कहीं से ये बनाकर लाना पड़ेगा। तो ये देखिए ये हमारे सामने है आर एक्स, क्लियर। एक्स का मतलब केमिस्ट्री में केवल क्या होता है, हेलोजन। यहां पर AlCl3 की जगह भी हम AX3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, AX3, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये रहेगा AX3। अभी अभी आप पढ़कर आए थे कि ये एल्यूमिनियम यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, चाहे AlCl3 हो या AlBr3 हो। तो बताइए हेलोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन्स दिए तो बताइए हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा। अगर अपन बात करें हेलोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, डोनर पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और एक्सेप्टर पर माइनस। तो ये तो बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, पक्का। ये किसका काम कर रहा है रिएक्शन के अंदर, लुईस बेस, और वो किसका काम कर रहा है, लुईस एसिड, पक्का। बस इतनी सी तो बात है इसके अंदर। अब बताइए हेलोजन पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। ये क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। अगर इसने अपना बॉन्ड तोड़ लिया तो बताइए क्या बनेगा, आर प्लस, और साथ में क्या बनेगा, AlX4 माइनस। आर प्लस क्या है, कार्बोकेटायन। कहने वालों के लिए होगा कार्बोकेटायन, हमारे लिए तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। बन गया इलेक्ट्रोफाइल। किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन के साथ। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट। अब हमें क्या पता ये करेगा कि नहीं करेगा रीअरेंजमेंट, क्योंकि उस आर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन, और तो कोई है ही, बेंजीन बोलता है। अब मेरा नेचर जान गए होंगे, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, पक्का। तो ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर इसने इसको इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो जिस कार्बन पर H जाकर जुड़ेगा, सॉरी R जाकर जुड़ेगा, वो कैसा हो जाएगा, sp3। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, रिंग को अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापिस चाहिए, तो जिस कार्बन पर R जुड़ा है वहीं से H हटेगा, क्लियर। H कभी भी फ्री H एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए कौन आ जाएगा रिएक्शन करने के लिए, AlX4 माइनस, और ये यहां से किसको चुरा लेगा, H को, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो बताइए बेंजीन ने अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन कर लिया है, यस। साथ में कौन बन जाएगा, AlX3, और कौन बन गया है, HX। दैट्स इट, रिएक्शन क्या हो गई है, कम। ये तो सब नोटंकी करने की जरूरत थी, हमें तो पता है R प्लस H प्लस को आगे खुद लग गया, खत्म हो गई कहानी। तो रिएक्शन क्या होगी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हमें R प्लस बना हुआ नहीं बनेगा, रिएक्शन में बनाना पड़ेगा। पता लग गया कैसे बनने वाला है, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है।
तो बताइए फिडेलक्राफ्ट एल्काइल रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है? R प्लस, दैट इज कार्बोकेटायन। छापिए, आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। जिस दिन आप लोगों को होमवर्क नहीं मिलता क्वेश्चन करने के लिए, उसका मतलब है जो पढ़ा है उसको जाकर प्रॉपरली रिवाइज करें। टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे, ब्लैंक हो जाओगे एकदम। समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बातें हैं। और इस चीज का एहसास तुम्हें धीरे धीरे होने लगा होगा। जल्दी जल्दी निपटाओ, मैं ऑनलाइन वालों से बात कर लेता हूँ। गुरु सुधर गया है, अब नहीं सुधरा है, नहीं सुधर गया है। क्या है? तो उससे क्या फर्क पड़ गया? पापा ने भी मैसेज करके बता रहा था। किसको? अच्छा, आरडी सर को। ARG सर भी आ चुके हैं क्या? स्टार है। इतने ढंग के टीचर मिलने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो अगली बार ड्रॉप के बारे में सोचना भी नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि अगली बार ऐसे नहीं मिलेंगे, टुकड़ों में मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टुकड़ों में। इस बार तो एक लॉजिक है कि अच्छे टीचर जाएंगे तभी अगली बार +2 में अच्छे बच्चे आएंगे। तो एक एक चुनिंदा टीचर भेजा जा रहा है आपके पास। हालांकि उससे तुम्हें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, सभी बराबर है हमारे लिए। तो सर, ना इसका समझ में आता है ना उसका समझ में आता है, कोई आ जाए भले ही। अभिषेक कहते हैं आप हमसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते लाइव क्लास पर। टॉप प्रायोरिटी भाई ऑफलाइन है। ये तो है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसलिए नहीं कि एक रीजन और है, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे वाले खुद भूल जाएंगे। तो कम से कम इनके पास वीडियो लेक्चर तो पड़े रहेंगे, जाके देख लेंगे। नहीं तो सारे क्या मिलेंगे कुछ दिनों बाद? ब्लैंक एकदम। 30-35 दिन बाद मास्टर मिल जाए तो याद ना आए इनको। टी शर्ट से पहचान लेंगे कि है तो अन अकेडमी का ही, अपने बैच में आया था क्या ये। निपटा दिया है क्या? लिखेंगे स्टार लगाकर। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। इलेक्ट्रोफाइल ऑफ फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन इज कार्बोकेटाइन। इज कार्बोकेटाइन। आगे बात समझ में? तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? कार्बोकेटाइन। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। मान लीजिए आपने लिया हुआ है एन प्रोपाइल क्लोराइड, AlCl3 की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं। अगर AlCl3 नहीं होगा तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? एन प्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन का मतलब नॉर्मल, कहीं पर कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो बताइए रिएक्शन किस प्रकार से होगी? देखिए, आप जानते हैं AlCl3 का काम क्या है? Cl को चुराना। ये Cl को चुराने के लिए आया है। अगर यहां से इसने Cl को हटा लिया तो बताइए किसकी फॉर्मेशन करेगा? कार्बोकेटायन। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम, पूछो इससे, रीअरेंज करेगा क्या? करेगा, क्योंकि ये कैसा है? 1 डिग्री, और ये रीअरेंज होकर किस में जाएगा? 2 डिग्री में।
तो क्या देखने को मिलेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से H इधर चला जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। तो ये कार्बोकेटायन आप लोगों के सामने बनेगा, विच इज ए सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, अच्छी बात है। बताइए और ज्यादा रीअरेंज होना चाहता है क्या? नहीं। दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। इसके अलावा कोई न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन बोलता है अपना जो है टारगेट क्लियर है, क्या? एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन का एच हटाकर ये खुद लगेगा। मुद्दे की बात यह है कि इनमें से कौन बॉन्ड बनाएगा? 3 कार्बन है, तीनों में से कौन बेंजीन के साथ बॉन्ड बनाएगा? जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है यही तो बनाएगा। क्लियर? तो बताइए रिएक्शन जब आगे बढ़ेगी तो इस प्रकार से आपके सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा, ये जुड़ा हुआ मिलेगा। और कौन हट गया होगा यहां से? H+। अब वो बताने की जरूरत नहीं है, वो हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से इसको जाना जाता है, या इसका एक और नाम है जो चैप्टर फिनोल में बताऊंगा, क्यूमीन। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन अब आपके लिए। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को निपटाते हुए आगे बढ़ना है। हाँ नहीं दिख रहा है। ए, जानवर हो गया? पढ़ना है इधर पढ़ो, नहीं पढ़ना है बैग उठाओ, गेट खोल के जा सकते हो, जब मन करे तब जा सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है इसी साल पढ़ना हो। अगले साल भी थोड़ा सा, उससे अगले साल भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो जब तुम्हारा मन करे। होता है उनके लिए बीच बीच में एंटरटेनमेंट लाता रहता रहूंगा, क्योंकि उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। बोर्ड जब भरा रहता है, जब बातें बोलता हूं उनको वही समझ में आती है बस, तो वो भी थोड़ी देर क्लास में बने रहें। 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इनको निपटाएंगे। निपटा दिए हो क्या? बेटा जी आपने बहुत सही किया है, लेकिन क्लासरूम में पूरा लिखो। आपका आंसर सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आपने बिना CL Br को हटाए सीधा ही रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बना लिया, ये आपकी प्रैक्टिस का कमाल है। लेकिन नोटबुक में पूरा लिखो, ताकि रिवीजन के टाइम पर हमें किसी से पूछना ना पड़े। ये नोटबुक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, कि जब पढ़ो सब चीज समझ में आ जाए। बताइए, यहां से Br हटा दें, कार्बोकेटायन बना दें। आपको मैंने बोला था कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो बातें बोलूंगा वो आखिरी दिन तक वैलिड रहेंगी। केटायन को देखो शुरुआत में समझाया था मैंने, क्लियर? बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट। पूछो इससे, क्या ये रीअरेंज करेगा? करना चाहिए। बाजू वाले से कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो यहां से H यहां चला जाएगा और ये बनेगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों सर? ये 1 डिग्री था और ये कैसा हो गया है? 3 डिग्री। तो स्टेबिलिटी के लिए केटायन कुछ भी करेगा। इससे आगे बताइए रिएक्शन किस प्रकार से चलेगी। कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि ये कर चुका है। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। बेंजीन का भाई साहब क्लियर है एकदम विजन, क्या कहना चाहता है? एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन।
कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए तो मेरा H हटा के लग सकता है। क्लियर? तो बताइए, जब बेंजीन के H को हटाएगा तो बेंजीन के साथ बॉन्ड कौन से कार्बन बनाएगा? वो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर और हाथ साफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बताइए, यहां से ये Br को चुरा लेगा, कार्बोकेटायन बना देगा। क्लियर? कुछ स्टैंडर्ड बुक्स लिखती है कि फ्री कार्बोकेटायन नहीं बनता है, लेकिन हमें उस पर डिस्कशन नहीं करना है। हम ऐसे पढ़ेंगे कि नीट में आने वाला क्वेश्चन हमारा आंसर मैच हो जाए, दैट्स इट। हमें बहुत सोच समझ कर पढ़ना पड़ता है भाई, ये एंटी है, कुछ भी कर सकता है। बताइए, कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट। तो आपको देखने को मिलेगा 1,2 मिथाइल सेफ। क्या मैं सही कह रहा हूं? प्राइमरी कार्बोकेटायन से किस में जाना पसंद करेगा? ये यहां से खिसक कर यहां, तो ये बन जाएगा बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। पक्का? यस। तो यहां पर हमारे सामने बन जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। बताइए, कार्बोकेटायन का दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। और बेंजीन का भाई साहब एकदम विजन क्लियर है, एडिशन नहीं, क्या? सब्स्टिट्यूशन। कि H हटाओ और जुड़ जाओ। कौन बॉन्ड बनाएगा बेंजीन के साथ? वो कार्बन जिस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। कोई भी नहीं जुड़ेगा जाकर, ये वाला जुड़ेगा। क्लियर? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? दो बातें और बताऊंगा, कारण यह है कि अगली बार भूल गया तो वो बातें क्या हो जाएंगी? स्किप। एक क्वेश्चन जिसमें रिंग बनेगा। क्या बनेगा? रिंग। इसमें आपको खुद से दिमाग लगाना है। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। कैसी होगी? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। Cl है, रिएक्शन करवाई गई है AlCl3 के साथ। बताइए रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेंगे? सर पहला स्टेप तो एकदम क्लियर है। क्या? Cl हटा दो और कार्बोकेटायन बना दो। ये तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। Cl हटा दो और कार्बोकेटायन बना दो। ये कार्बोकेटायन बनेगा। अब बताइए, कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करेगा? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरे के साथ रिएक्शन करे, ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने आप ही रिएक्शन, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल क्या है? बेंजीन। न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? एक रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है इंटर, कि दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करे। एक रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी इंट्रा, कि विद इन द मॉलिक्यूल रिएक्शन करे। एंड इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शंस आर फास्टर एज कंपेयर टू इंटर। विद इन द मॉलिक्यूल जो होती है रिएक्शन, वो क्या होती है? फास्ट। अब बताइए, यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप, इसके पास 2 हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो इसका नेचर कैसा रहेगा? और कुछ नहीं तो कम से कम आप ये कह सकते हो कि प्लस आई लगा रहा है। क्या लगा रहा है? प्लस आई वाले कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा मतलब या तो H कहां से हटाओगे? ऑर्थो पोजीशन से, या कहां से हटाओगे? पैरा से। अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में बनती है बेटा रिंग। क्या बनती है? रिंग। और आपकी रिंग या तो 5 की बननी चाहिए या 6 की, वही स्टेबल रिंग होती है। क्लियर? तो आप सोचो, हमें ये H हटाना ही पड़ेगा। तो रिंग साइज डिटरमाइन करने में बच्चों को दिक्कत आती है। बताओ, यहां से H हटेगा और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो रिंग साइज डिटरमाइन करने में कई बार डाउट आता है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितने की रिंग बनेगी? 6 की। तो इसको तो एज इट इज बेटा लिख दो, जैसा था वैसा। और रिंग यहां पर आपने इस प्रकार से बना देनी है। कितने की बनेगी? 6 की। देखो, ये कार्बन कौन सा था? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 6 के ऊपर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं? तो खत्म हो गई। आगे बात समझ में? तो ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान देना है, अगली क्लास में ऐसी और भी आएंगी, तो क्लियरिटी आपको आ जाएगी। क्लियर? चलिए, बस आखिरी में समझाऊंगा नहीं, इसको लिख के छोड़ रहा हूं ताकि अगली क्लास में आप मुझे याद दिला सकें कि सर आपने ये रिएक्शन अधूरी छोड़ी हुई है। तो मैं अपनी इस बात को क्या कर दूंगा, फिर वहीं से ही कंटिन्यू। बस नीचे वाला समझाऊंगा नहीं, पहले ही बोल रहा हूं। और मुझे पता है जिसको मैं नहीं समझाऊंगा उसको जरूर बाहर आके पूछेंगे कि सर ये नहीं बताया आपने। इसमें अगर अपन बात करें तो यहां पर दोनों ही की केस में क्या रहेगी? नो रिएक्शन। एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में आएगी। एक्सप्लेनेशन अगली क्लास में आएगी। आगे बात समझ में?
रिंग वाले पर थोड़ा सा ध्यान देना है, एक दो बार इसको खुद से बनाकर देखना है, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली क्लास। क्या हो, यही है, मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं बाहर अवेलेबल हूँ, डाउट पूछ सकते हो।